हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट किए हैं। चैप्टर 2 के अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के एडिशनल से पहले जितने भी क्वेश्चन थे उनको भी पूरा किया है। आज हम लोग अपना नया चैप्टर लेकर के आए हैं और उस नए चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एग्ज़ाम के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज अगर हम बात करते हैं कि कितना बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का इस चैप्टर से मिलता है, तो 8 मार्क्स इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। 8 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का है। वैसे इस साल का जो 2-1 और 2-2 का जो सिलेबस है सेशन का, उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर तीनों को मिला करके 16 नंबर के दिए गए हैं। 16 मार्क्स का उसमें रखा गया है। तो उस हिसाब से पहले का अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर को, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला करके 8 मार्क्स का रहता है और थर्ड जो कि चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका वेटेज जो है वो 8 मार्क्स का अकेले रहता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम उसको पढ़ना शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो देख सकता है। रवि सर फिजिक्स को ज्वाइन करें और उसमें हमारे चैप्टर सेकंड और फर्स्ट के वीडियो पड़े हुए हैं और उन वीडियो को देख करके चैप्टर फर्स्ट का और चैप्टर सेकंड का सिलेबस जो है वो पूरा कर सकता है। उसके साथ साथ अगर उसे पीडीएफ नोट्स की ज़रूरत है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर पीडीएफ का चैप्टर फर्स्ट और सेकंड पीडीएफ फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं और नोट्स अपने बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आज हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोगों ने 11th क्लास को भी स्टार्ट कर दिया है और 11th क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फिजिकल वर्ड जो था चैप्टर फर्स्ट है उसको हमने कंप्लीट किया है। अगर आपके पास पड़ोस में या भाई बहन जो भी 11th क्लास में आए हुए हैं और अभी कोई स्कूल नहीं चल रहे हैं तो वो हमारे इस चैनल को ज्वाइन करके 11th क्लास की जो भी फिजिक्स है उसको घर बैठ के पढ़ सकते हैं। तो आप इतना हमारे लिए कर सकते हैं, इससे बच्चों का भला हो जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर 3 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स क्या है तो वो पहले हम बताते हैं। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों को मिला करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीन्स होता है द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट या स्टेशनरी कंडीशन में जो चार्ज है उसकी स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है और उसको हमने चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में डिस्कस किया है। आज हम लोग इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स बताने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स जो है वो द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। जब चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी स्टडी करना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो आप चाहो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स अपना लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है वो आपका आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है और यहाँ पर हम उसको पढ़ते हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का यूज इस चैप्टर में हुआ है और हमारे टॉपिक सिलेबस में शामिल भी किया गया है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। क्या इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ सिंबल का रिप्रेजेंटेशन किया है, तो उसको आई से रिप्रेजेंट करते। होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की तरफ ले जाते हैं। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमने ये देखा था कि अगर कोई दो चार्ज्ड बॉडी
दोनों पर अगर चार्ज प्रेजेंट है और दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग अलग है, मींस दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग है और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। और ऐसे कंडक्टर को अगर हम या चार्ज्ड बॉडी को कनेक्ट कर देते हैं तो आपने या हम आपको पढ़ा चुके हैं कि चार्ज जो है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है और ऐसा तब तक होता रहता है जब के तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है एक ही ना हो जाए, या हम ऐसे भी बोल देते हैं कि तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक कि दोनों का वो चार्ज इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ हमने देखा कि जब चार्ज्ड बॉडी जिनका पोटेंशियल अलग अलग है और उनको कनेक्ट कर देते हैं किसी वायर के थ्रू, तो वायर के थ्रू चार्ज आपका फ्लो होना शुरू कर देता है, लगातार चार्ज आपका फ्लो हो रहा है। तो जो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम। चार्ज जब फ्लो होने लगता है तो उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट। आप चाहो तो इसको अपना लिख भी लीजिएगा, अदरवाइज टेलीग्राम पर जो भी हमारी PDF फॉर्म में चैप्टर 3 के नोट्स पड़े हैं उसको देख करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है, या मैंने इस एग्जाम्पल से आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, मेटालिक वायर है कोई कंडक्टर, और वायर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इसका ये प्लेन हो गया। तो जब चार्ज इसके थ्रू फ्लो होगा तो ये कहा कि किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पॉइंट के किसी पर्टिकुलर एरिया के थ्रू जितने अमाउंट में चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ मैंने ये जैसे एरिया बना दिया और हम कहें कि इधर से चार्ज इस तरीके से इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज इस एरिया को क्रॉस करेगा वही वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के नाम से बोला जाता है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस डेफिनेशन के हिसाब से मैंने इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखा। सपोज किया कि इस एरिया के थ्रू dt टाइम में dq चार्ज फ्लो हो रहा है, तो करंट क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इक्वल्स टू dq बाई dt। तो मैंने यहाँ पर dq बाई dt लिख दिया है जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होगा। अगर हम ये कहें कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो कांस्टेंट है, फिक्स टाइम में उसका फिक्स अमाउंट ही फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू, इस केस में हम Q अपॉन T लिखेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया इफ करंट इज कांस्टेंट देन I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि चार्ज जो है वो कांस्टेंट है या चार्ज चेंज हो रहा है। चार्ज कांस्टेंट है तो Q बाई T लिखेंगे और चार्ज अगर चेंज हो रहा है तो dQ बाई dt भी बोल सकते हैं। सिंपल सा हम याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला जो है चार्ज अपॉन टाइम होता है। ऐसे आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम और इससे रिलेटेड कुछ बातें आपको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, थोड़ी लाइट पड़ रही है इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है। हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होने के बावजूद भी इसको स्केलर बोला जाता है। ऐसा क्यों? इसमें जब डायरेक्शन होती है तो इसे स्केलर क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। जो एडिशन का लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इसको स्केलर बोला गया है। क्योंकि वेक्टर की डेफिनेशन एग्जैक्ट में मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो
और लॉ ऑफ एडिशन को जो फॉलो करता है उसी को हम वेक्टर कहते हैं। उसको वेक्टर नहीं बोला जाता है कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। जब तक वो लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है तब तक हम उसको वेक्टर नहीं बोलते हैं। तो यही हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। यह हमने यहाँ पर बताया भी है आपको। इस तरीके से ये वायर्स मैंने लिए हैं और एक वायर में आपका 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे वायर में 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और ये दोनों ही करंट यहाँ मिल रहे हैं और मिल करके इधर की ओर ये दोनों करंट प्रैक्टिकली जाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब प्रैक्टिकली इसमें जो करंट है वो इन दोनों का सम होगा और सम अगर हम करेंगे तो कितना मिलता है 7 एम्पियर। तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा 7 एम्पियर करंट फ्लो होगा प्रैक्टिकली, ये हम देख सकते हैं। अब इसको हम अगर वेक्टर मेथड से सॉल्व करना चाहें तो वेक्टर मेथड में हम 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना जानते हैं कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। अगर हम ए को इसे बोल दें, बी को ये बोल दें, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे 2ab कॉस थीटा। थीटा दोनों के बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, जीरो तो होगा ही नहीं। जीरो होगा तो एक दूसरे पे वायर ओवरलैप हो जाएंगे, तो थीटा की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। और उस केस में भी अगर हम यहाँ कुछ भी अगर हम लगाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि कभी भी इस स्क्वायर रूट का जो सॉल्यूशन है वो 7 एम्पियर नहीं आएगा। जब 7 एम्पियर नहीं आएगा, ज़बरदस्ती से करना चाहें इधर उधर करके कुछ वैल्यू तो भले ले आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एंगल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पता चल रहा है कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर बोला गया है। वैसे हम आपको बता दें कि स्केलर हम लोग पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर, उसके साथ साथ एक टेंसर क्वांटिटी भी होती है। टेंसर भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन टेंसर को हम हायर एजुकेशन में डिस्कस करते हैं कि एक टेंसर नाम की क्वांटिटी भी होती है। टेंसर उस क्वांटिटी को बोला जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उसको हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन हमारे 12th के सिलेबस में टेंसर वर्ड का यूज नहीं हुआ है, केवल 2 ही वर्ड हुए हैं कि या तो मेरी क्वांटिटी स्केलर होती हैं या मेरी क्वांटिटी वेक्टर होती हैं। इसलिए यहाँ पर या तो स्केलर बोला जाएगा या वेक्टर बोला जाएगा। तो जो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको स्केलर ही बोला जाता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को स्केलर बोला गया। वैसे इसको हम टेंसर भी बोल सकते हैं। अगर MCQ आता है और MCQ में स्केलर और टेंसर दोनों लिखे हुए हैं तो आपको टेंसर ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट कूलम पर सेकंड हो जाएगी और इस कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट जो है वो एम्पियर होती है और एम्पियर के लिए हम कैपिटल एक सिंबल का यूज करते हैं। एम्पियर के अलावा कुछ अदर यूनिट भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर का अगर यूज करेंगे तो एम्पियर में बदलना है तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइक्रो के केस में हमें 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप जानते हैं, तो ऐसा यूनिट आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 कूलम पर 1 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें 11th में हम लोग या मैंने या किसी ने भी आपने या अपना सेल्फ में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट जो एम्पियर है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। और फंडामेंटल यूनिट्स जितनी भी थी उन सभी की डेफिनेशन कुछ ना कुछ फिक्स की गई है। तो जो एम्पियर की डेफिनेशन फिक्स की गई है उसको हम चैप्टर 4th में पढ़ेंगे जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। तो आप ध्यान रखना, यहाँ एम्पियर की डेफिनेशन हम नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर ही हम एम्पियर की डेफिनेशन देंगे, क्योंकि अभी हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इस क्लास की बात कर रहे हैं, वैसे 10th में आपने पढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी है, लेकिन इस क्लास में अभी भी मैग्नेटिक फील्ड की कोई जानकारी नहीं है। तो एम्पियर की डेफिनेशन जो है वो हम चैप्टर 4th में देंगे।
यहाँ पर फिर भी मैंने लिख दिया है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम्ब पर 1 सेकेंड। डायरेक्शन जब है तो कौन सी डायरेक्शन होती है करंट की, तो करंट की डायरेक्शन कैलकुलेट करने की कई एक तरीके अलग अलग यूज किए जाते हैं। सिंपल सा एक तरीका मैंने बताया, यहाँ करंट की डायरेक्शन वो होती है जो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ली जाती है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बोली जाएगी। अगर हम ये कह दें आपका कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हम इसके जस्ट अपोजिट लेते हैं। या इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो होता है उसके अलोंग होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं, इसलिए ये बात कहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके। इसलिए मैंने इस तरीके से इसको बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके जस्ट अपोजिट ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ली जाती है। अगर हम सेल या बैटरी का यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये बड़ी वाली लाइन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोली जाती है और छोटी वाली लाइन जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोली जाती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है, ये सेल के केस में हम बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कई एक तरीके से निकालते हैं, मैंने आपको बताया अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या अलोंग टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या हम कह सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी आप लोग निकालना सीख चुके हैं और ध्यान भी रखेंगे। करंट बेसिकली कितने टाइप, वैसे तो कई एक टाइप अलग अलग बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ 2 नाम मैंने यहाँ पर करंट से रिलेटेड लिए गए हैं। ये वर्ड आपके यूज हुए हैं इस चैप्टर में नहीं, सेमीकंडक्टर में, जो कि इस 12th क्लास का लास्ट फिजिक्स का चैप्टर है 14, उसमें हम सेमीकंडक्टर में ये दोनों नाम यूज करते हैं। कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। तो कन्वेंशनल करंट हम बोलते हैं जो करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से फ्लो होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में ही फ्लो होता है और सॉलिड जो कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ वायर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है, तो उसमें हम ये कहेंगे कन्वेंशनल करंट नहीं होता। फिर भी आप सेमीकंडक्टर में दोनों तरीके का चार्ज पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो होता है और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होता है। तो ध्यान रखेंगे पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज होता है वो करंट बनता है, या इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। तो कन्वेंशनल करंट का मीन्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक करंट का मीन्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था जिसको मुझे केवल आना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। आप अपना नोट्स इसका बनाना शुरू कर दें वीडियो को साथ देखते देखते, और इसको लिखना भी शुरू कर दें, इतना सफिशिएंट है, आप इसको लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। नया टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करते हैं और टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ मेटालिक कंडक्टर। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस किया और देखा कि इलेक्ट्रिक करंट का मीन्स है फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है, चार्ज को कौन फ्लो कराता है, तो जो चार्ज को फ्लो कराता है उसको हम चार्ज कैरियर बोलते हैं। चार्ज कैरियर, तो कौन से चार्ज कैरियर होते हैं, कौन से कंडक्टर में कौन से चार्ज कैरियर हैं, उनके नाम क्या हैं, ये हमें इस टॉपिक में बताने हैं। तो मुझे मालूम है कि मेटल के केस में मेटल की बात करते हैं और मेटल भी एक कंडक्टर है, इसलिए मेटल की बात की गई है। इन मेटेलिक कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ले जाते हैं। तो चार्ज कैरियर मेटल में कौन से होते हैं, किनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, या कहें किसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज फ्लो होता है। तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। मेटेलिक कंडक्टर्स में या मेटल्स में
चार्ज किसकी वजह से फ्लो होता है? तो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइट भी एक कंडक्टर होता है, जो सॉल्यूशन जो बैटरी में फिल होता है, आप सभी जानते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज फ्लो कराने वाले कौन हैं, चार्ज कैरियर कौन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में? तो इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर आयंस होते हैं। आयंस में कैटाइंस और एनाइंस दोनों शामिल होते हैं। तो ये आपको लर्न रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट ये भी एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में इलेक्ट्रोलाइट में जो चार्ज कैरियर हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि आयंस होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और नए टाइप का कंडक्टर है जिसको हम सेमी कंडक्टर बोलते हैं, और इसको 14 चैप्टर में हम पूरा का पूरा चैप्टर ही 14 जो है वो सेमी कंडक्टर का है। तो वहाँ हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें भी करंट फ्लो होता है, इसका मतलब इस मटेरियल में भी चार्ज फ्लो होता है। तो इस मटेरियल में चार्ज फ्लो कराने के लिए जो चार्ज कैरियर हैं वो कौन से होते हैं, ये मुझे यहाँ बताना है। तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जानते हैं, होल्स वहाँ पर सीखेंगे हम। तो यहाँ इस टॉपिक में ये बताया गया है कि कौन से चार्ज कैरियर किस कंडक्टर में होते हैं। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस चार्ज कैरियर हैं, और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये आपको लर्न रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल 90% हमारे एग्ज़ाम में मिलता है, बोर्ड एग्ज़ाम में तो मिलता ही मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन समझने से पहले हम उसके कंसेप्ट को समझते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया कहाँ से, क्या कंसेप्ट है। यहाँ इस चैप्टर की हम बात करते हैं 3rd चैप्टर में, तो इसमें हम मेटालिक कंडक्टर की बात करेंगे, ना तो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे ना ही सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। जितने भी मतलब डेरिवेशन या टॉपिक जो भी पढ़ेंगे वो सभी के सभी मेटालिक कंडक्टर से रिलेटेड होंगे, क्योंकि मेटल का बना हुआ वायर यहाँ पर हम लेते हैं, और वायर एक सॉलिड कंडक्टर भी होता है। तो मेटालिक कंडक्टर में स्पेशली चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटालिक कंडक्टर में ना तो आयंस चार्ज कैरियर होते हैं ना होल होते हैं, केवल क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ हम बात करते हैं, ये मेरा कोई मेटालिक कंडक्टर, कोई वायर मैंने यहाँ पर लिया जो कि मेटल का बना हुआ है, और मेटल में मुझे मालूम है कि एक कंडक्टर होता है, और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब इस कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर E की वैल्यू 0 लिख दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं तो क्या मुझे यहाँ देखने को मिलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्टर में प्रेजेंट होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। किसकी वजह से रैंडमली मूव करते हैं? क्योंकि उनके पास रूम टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है, जिसको थर्मल एनर्जी कहते हैं, और थर्मल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। और इस केस में अगर हम एवरेज वैल्यू को, वेलोसिटी को कैलकुलेट करें कि इस सभी के सभी चार्ज कैरियर की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो वो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 आएगी। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? जितनी भी वेलोसिटी हैं सभी का सम करेंगे और डिवाइड किससे कर दे? जितने उसमें पार्टिकल हैं। हमने यह कंसीडर कर लिया कि मेरे पास जो कंडक्टर है उसमें n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और उन सभी का वेलोसिटी जो है u1 u2 इसी तरीके से un तक है। अगर उन सभी इलेक्ट्रॉन का हम एवरेज निकालेंगे तो इस तरीके से ये मैंने कर दिया। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर सम मुझे करना पड़ेगा, आप सभी जानते हैं। वेक्टर सम करेंगे तो यहाँ रैंडमली मूव करते हैं, इसका मतलब चारों डायरेक्शन में घूमते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से दो वेक्टर का सम जो है और इक्वल हो तो 0 हो जाता है, ये हम जानते हैं। क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर होते हैं दो वेक्टर तो उनका रिजल्टेंट a माइनस बी होता है, और यहाँ सभी के सभी इलेक्ट्रॉन है तो सभी की वेलोसिटी भी एक ही होगी। तो यहाँ पर a माइनस ए अगर हम करेंगे या b माइनस बी कर देंगे तो कितना मिलेगा? मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है
तो कंडक्टर का जो फ्री कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनका एवरेज वेलोसिटी है 0 होता है। इसकी वजह से हम कहते हैं कि कंडक्टर में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो वायर जब नॉर्मली रखा होता है तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या होता जब हम इसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे रखेंगे? तो या तो यहाँ पर चार्ज बॉडी ला करके रख दीजिएगा, मेटेलिक शीट्स ला के रख दो, या फिर इलेक्ट्रिक सेल अप्लाई कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी अप्लाई कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो मैंने इसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक सेल का ये सर्किट सिंबल होता है जिसमें दो मतलब डिफरेंट साइज की लाइंस होती हैं। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव बोली जाती है और छोटी वाली लाइन नेगेटिव बोली जाती है। इनको हम इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। जैसे ही इसी कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट किया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसलिए मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। मतलब ये कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुँच गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच गया। कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचने का मतलब कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंच गए हैं। और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल होता है, इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जा चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल पहुंचता है तो चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है। अब वो फोर्स हम सभी जानते हैं कि क्यू ई के इक्वल होता है, जिसमें क्यू जो है वो चार्ज होता है उस पार्टिकल का और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जैसे ही कंडक्टर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई कर दिया और फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वजह से सभी जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं। किधर एक्सेलरेट होंगे? तो मुझे मालूम है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो एक्सटर्नल फील्ड के जस्ट अपोजिट लगेगा, क्योंकि वो सब इस इलेक्ट्रोड से अट्रैक्ट होंगे, इधर की ओर फोर्स की डायरेक्शन लगेगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को रखा, मैंने देखा कि जो रैंडमली मूव कर रहे थे इलेक्ट्रॉन वो सभी के सभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने के बाद उनका एवरेज वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं होता है और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन हो गई है? वो डेफिनेशन हमने यहाँ लिख भी दी, आप यहाँ से नोट कर लेंगे। द एवरेज वेलोसिटी गेन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सिंपल सा हम ये कह सकते हैं जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चार्ज को फ्लो करते हैं वही स्पीड जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की करंट फ्लो करते समय जो स्पीड है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट दोनों ही साथ होंगे, क्योंकि जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा तब तक आपका करंट नहीं होगा और चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी होता है कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रख देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी को कैसे निकालेंगे? तो मुझे मालूम है इस केस में 0 तो होगा नहीं, तो हम उसको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया है। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा उससे पहले की वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बोली जाएगी, इसलिए मैंने यू एवरेज लिख दिया है। और ये भी एवरेज वेलोसिटी है लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसलिए मैंने वी डी बोल दिया है। प्लस ए टी, तो ए जो कि एक्सेलरेशन है और यहाँ टी नहीं लिखा, यहाँ टाउ लिखा है। टाउ को यहाँ पर हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ ध्यान रखना कि ये रिलैक्सेशन टाइम।
एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया क्या है इसका मीन, तो हम पहले ही यहाँ पर कर चुके हैं कि एवरेज वेलोसिटी है वो 0 निकल के आती है, तो मैंने इसकी जगह पर मैंने यहाँ 0 लगा दिया। एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स यहाँ कितना लगा, मैंने अभी बताया था क्यू ई। क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज, पार्टिकल का चार्ज, और यहाँ चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, ई, इसलिए क्यू की जगह पे मैंने ई लिख दिया। तो ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन हो गया, इनटू टाउ, तो ये टाउ लिख दिया मैंने, सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन भी मुझे मिला, ई टाउ अपॉन एम, जिसमें टाउ रिलैक्सेशन टाइम है और एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि आप सभी जानते हैं। कैपिटल ई है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर पढ़ा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, तो बी डी इक्वल्स टू, यहाँ माइनस आ जाएगा, नेगेटिव साइन यहाँ लगाया गया। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट होने की वजह से यहाँ पर जो है वो आपका यहाँ नेगेटिव साइन आया है। तो यहाँ हमने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझाया और मैंने बताया भी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, उसके साथ साथ ये डेफिनेशन भी मैंने बताई है। इनको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो देखते समय भी आप नोट कर सकते हैं। और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं और अगला टॉपिक हमारा क्या है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो मोबिलिटी का पहले तो मैंने यहाँ सिंबल बना दिया, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डेफिनेशन होती है कि कोई चार्ज कैरियर अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखा जिसकी इंटेंसिटी यूनिट हो तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ही मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो मोबिलिटी इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ मैंने लिख दिया है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन बाय चार्ज कैरियर। इसलिए मैंने चार्ज कैरियर लिखा है, इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि चार्ज कैरियर अकेले इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं, होल्स भी होते हैं और आयन्स भी होते हैं। तो सेमीकंडक्टर में भी ये वर्ड यूज हुआ है। सेमीकंडक्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तब भी इस वर्ड का यूज वहाँ हुआ है, मोबिलिटी। इसलिए वहाँ तो एक ही डेफिनेशन दोनों जगह बनी रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर चार्ज कैरियर लिखा है। इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही मोबिलिटी है। कब कंडीशन लगाती कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी यूनिट हो। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। तो म्यू इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला हो गया मोबिलिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ई टाउ अपॉन एम, और यहाँ ये जो ई लिखा है वो ई लिख दिया, ई से ई कैंसिल हो गया। तो दूसरा एक्सप्रेशन और मिला मुझे, ई टाउ अपॉन एम। ये पूछा गया है कि मोबिलिटी का रिलेशन रिलैक्सेशन टाइम के फॉर्म में लिखना है। तो रिलैक्सेशन के टाइम के फॉर्म में ये हो गया ई टाउ अपॉन एम। और यहाँ से पता चल रहा है कि मोबिलिटी जो है वो रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करती है। रिलैक्सेशन टाइम है क्या, मैंने अभी बताया नहीं है, तो हम आपको बता दें। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो मेटल होता है, जैसे कि ये मेटल एक वायर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो अदर इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन भी करते होंगे। तो कोलिजन से पहले जो टाइम लगा होता है उस टाइम को ही रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। तो लगातार दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन ने जो टाइम लिया है उस टाइम को ही रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो ये मोबिलिटी का रिलेटेड था। यूनिट क्या हो जाएगी, तो यूनिट मैंने यहाँ से लिख दी। वेलोसिटी की
मीटर पर सेकेंड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक होती है न्यूटन पर कूलम और एक होती है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर का ज़्यादा यूज हुआ है मोबिलिटी के केस में, इसलिए मैंने यहाँ पर वोल्ट पर मीटर लगा दिया। तो मीटर 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 स्क्वायर हो गया, अब वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो क्या यूनिट हो गई मोबिलिटी की? मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये मोबिलिटी आप पढ़ लीजिएगा। वैसे इसका यूज जो है वो सेमीकंडक्टर में बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैरियर है तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, होल चार्ज कैरियर है तो होल की मोबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। सेमीकंडक्टर में दोनों ही चार्ज कैरियर होते हैं, तो टोटल मोबिलिटी कितनी होगी, दोनों का सम कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। अगला टॉपिक की बात करते हैं, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी को हम स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है, तो किसी वायर, ये हमारा वायर है मेटल का बना हुआ है, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये परपेंडिकुलर है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में इस यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर जितना फ्लो होगा उसी को हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो क्या डेफिनेशन होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो मैंने जो बोला है उसको आप नोट भी कर सकते हैं इसके साथ में। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर वर्ड लगा हुआ है तो डेफिनेशन से उसका क्या बन जाता है फॉर्मूला, जे इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो Q अपॉन टी अपॉन ए, यहाँ भी टी नीचे लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि Q अपॉन टी जो है वो करंट I के इक्वल होता है, तो मैंने I के इक्वल कर दिया अपॉन ए। तो एक और अनदर फार्मूला बन गया I अपॉन ए। तो करंट डेंसिटी की हम ऐसे भी डेफिनेशन दे देते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। वैसे ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, फिर भी आप चाहो तो इसे बोल सकते हैं करंट पर यूनिट एरिया को ही हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। अभी आपने देखा कि इसमें परपेंडिकुलर वर्ड लगा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट क्या होगी, तो यहाँ से पता चल रहा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो। करंट डेंसिटी गिवन है तो हम करंट पता कर सकते हैं। कैसे, तो J इक्वल टू है I अपॉन ए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, J इंटू ए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया I इंटीग्रेशन J डॉट डी ए, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है और एरिया और करंट डेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो और यहाँ प्रोडक्ट भी हो रहा है, तो प्रोडक्ट जब स्केलर प्रोडक्ट ही करेंगे तभी हमें इस तरीके, अब वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर मैंने ये स्केलर प्रोडक्ट और इसके इसको लिख दिया करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी अगर गिवन होगी तो हम करंट को निकाल सकते हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो आप लोगों को याद करनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई और बी डी में क्या रिलेशन होगा ये मुझे फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक कंडक्टिंग वायर ले लिया जिसकी लेंथ जो है वो मैंने L बोल दी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसे मैंने A बोल दिया, और इस वायर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रिक सेल मैंने कनेक्ट कर दिया, और इलेक्ट्रिक सेल का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मैंने इधर की ओर दिखा दी। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E बोल दिया। अभी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बता चुके हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मेटेलिक कंडक्टर को रखा जाता है उसमें प्रेजेंट सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू कर देते हैं, और जिस वेलोसिटी से फ्लो होते हैं उसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है, इसलिए मैंने यहाँ BD लिख दिया। और जब चार्ज फ्लो होने लगेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। मीन्स इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगा, कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मैंने I बोल दिया। और अभी मैंने बताया था कि करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के जस्ट अपोजिट होती है, तो इलेक्ट्रॉन मैंने देखो इधर की ओर फ्लो हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी, इसलिए मैंने इस तरीके से दिखा दिया है। डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर लेट कर लिया कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस वायर में प्रेजेंट है वो इस वायर के यूनिट वॉल्यूम में कितने प्रेजेंट है, वो n प्रेजेंट है। तो n मैंने लिख दिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
इसी को हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हैं। तो न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वर्ड आया होगा, इसका मतलब है स्मॉल n गिवन है। ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया। L मैंने अभी आपको बता दिया, A भी बता दिया। करंट और BD में रिलेशन निकालना है। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज अपॉन टाइम। अगर ये पता चल जाए कि इस वायर में एक एंड से दूसरे एंड तक कितना अमाउंट में चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है टोटल चार्ज फ्लोइंग वन एंड टू अनदर एंड। यहाँ पर हम फ्रॉम और लिख देंगे, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इच। कितना चार्ज? तो चार्ज यहाँ पर किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। मीन्स यहाँ इलेक्ट्रॉन गिवन है और चार्ज निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन जब गिवन होते हैं तो क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का यूज करना है। और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, Q इक्वल्स टू NE होती है। तो मैंने NE लिख दिया है। कैपिटल N यहाँ लिखा क्योंकि स्मॉल n यहाँ हम लेट कर चुके हैं। कैपिटल N का मतलब है इस पूरे वायर में प्रेजेंट टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस वायर में पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो जब यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इस वायर के पूरे वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे भाई टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम n में इस वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम कैसे वायर का निकालेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर किया। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए NaL। ये टोटल इलेक्ट्रॉन इस वायर में प्रेजेंट है और E ये लिखा है तो मैंने E लिख दिया। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इतना चार्ज फ्लो हो रहा है। इसकी वजह से करंट कितना होगा? तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T लगा दिया। Q की मैंने वैल्यू लगा दी NaLE अपॉन T, टाइम जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा। तो टाइम को हम यहाँ कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है और स्पीड कितनी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने BD लिख दिया है। L से L कैंसिल होगा, BD ऊपर पहुँच जाएगा। तो I इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? NeABD। तो ये रिलेशन भी मैंने फाइंड कर लिया NeABD। और यहाँ से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कुछ इसके अलावा भी डेरिवेशन पूछे गए हैं कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताना है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताना है। तो मैं यहाँ तक बिल्कुल इसी तरीके से करोगे, अलग से ड्राइव नहीं करना, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अब मुझे मालूम है कि I अपॉन A जो है वो करंट डेंसिटी होता है। तो I अपॉन A की जगह पर हम क्या लिख देंगे? J। तो इधर क्या मिलेगा? NeBD मिलेगा। तो करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में क्या रिलेशन हो गया? J इक्वल्स टू NeBD। तो अलग से ड्राइव नहीं करना है, इसी को आगे बढ़ा देंगे और यहाँ तक हमारा पहुँच जाएगा। अगर वो कहते हैं मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन बताइएगा, तो मैंने क्या किया? इस BD की जगह पर मोबिलिटी के टर्म में फॉर्मूला लिख दिया। तो मोबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ से BD की वैल्यू μE हो जाएगी। तो मैंने μE लिख दिया। तो क्या रिलेशन में ना करंट का मोबिलिटी के साथ? I इक्वल्स टू NeA μE। मोबिलिटी के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इस तरीके से ये रिलेशन जो है उसको ड्राइव करना भी सीख लो। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये रिलेशन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इस तरीके से आज हमने लेक्चर फर्स्ट में ये टॉपिक कंप्लीट किए हैं। कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं? एक तो इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कर दिया है, उसके साथ साथ मेटालिक कंडक्टर में किसकी वजह से चार्ज फ्लो होता है वो भी हमने किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किया, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी और रिलेशन जो है वेरियस रिलेशन को कंप्लीट किया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इससे आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ले करके आएंगे। इतना आप लोग तब तक अपना नोट्स बना के तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।